गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है माँ पीताम्बरा की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ और सुखद जीवन यापन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी नाइन्थ की साइंस एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर साइंस की बुक में हैं वो 4 चैप्टर केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। उनमें से अभी तक हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम थर्ड चैप्टर दैट मीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 जिसका कि नाम एटम और मॉलिक्यूल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हमें जानना है। इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनको केमिकली कैसे समझा जाए, इनकी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या एटम अलग हो जाने से क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, इसके साथ साथ इनके डिफरेंट फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप जानते हो किसी भी चीज़, कोई भी अच्छे काम के लिए कुछ रूल्स, कुछ लॉज होते हैं जिनके बेस पर वो सिस्टमेटिक वर्क किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो अपना स्कूल जो है वो भी कुछ सिस्टमेटिक तरीके से ही रन करता है, कुछ सिस्टमेटिक वर्क रहते हैं उसमें। सुबह से पर्टिकुलर मॉर्निंग पीटी होना, फिर मॉर्निंग असेंबली क्लास, फिर ब्रेक और लंच और एट्सेट्रा, रेमेडियल, सुपरवाइज, डिनर और नाइट स्टडी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक वैसे ही जब डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस कुछ रूल्स को ऑबे करती हैं। विदाउट रूल्स कुछ नहीं होता। तो जिन रूल्स को ऑबे करती हैं, जिन रूल्स के बेस पर, जिन लॉज के बेस पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दैट मीन जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, जब वो इंटरैक्ट होते हैं, जब वो आपस में रिएक्ट होते हैं तो उनके रिएक्शंस के लिए कुछ लॉज हैं जो कि लागू किए जाते हैं, जिनके की बेस पर वो रिएक्शंस होती हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस द मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। बस होता ये है सिर्फ कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बने हैं उनका मास इक्वल होना चाहिए। अगर मास नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना बन रहा है ना डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनके मासेस का सम और प्रोडक्ट के मास के सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इस चीज़ को हम, ये एक्टिविटी आपके सामने दी हुई है, इस एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा गया, टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और उसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया।
एंड सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन एन इग्निशन ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब, इग्निशन ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड को ले लिया। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय ए थ्रेड, और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि इसमें फ्लास्क में इस इग्निशन ट्यूब को एक थ्रेड की हेल्प से हैंग कर दिया। एंड पुट कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और कॉर्क की सहायता से फ्लास्क के मुंह को बंद कर दिया। ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और नहीं, इसके बाद क्या है, फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन ए बैलेंस, और उसको बैलेंस पे रख के मतलब ये सेटिंग कर दी। एक आपने फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क में आपने सोडियम सल्फेट लिया, फिर एक इग्निशन ट्यूब में बेरियम क्लोराइड को डाला, उसमें आपको उसको थ्रेड की हेल्प से आपने और कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया, उसका वेट ले लिया। सो आ गया कितना वेट आपके सामने है, 300.23 ग्राम। आफ्टर, उसके बाद क्या किया, देन टिल द फ्लास्क, उसको फ्लास्क को लेकर के आपने ये केमिकल रिएक्शन उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा पलट सा दिया, जिससे कि उस इग्निशन ट्यूब में जो बेरियम सल्फेट था, सॉरी जो बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड जो था, देखिए ये जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, इसको ऐसे मूव कर दिया, जिससे कि इसे उल्टा दिया हल्का सा, क्योंकि फ्लास्क से बंद कर रखा है इसके मुंह को। तो बेरियम जो क्लोराइड है वो जाकर के सोडियम सल्फेट में मिल गया, और उन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लिया। लिखा है ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फॉर्म, तो सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। देन फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क अगेन, और उसके बाद हमने फिर से फ्लास्क का मास देखा, तो फिर से कितना आया, 300.23। मतलब जब रिएक्शन होने को थी, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट थे आपके पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और आफ्टर दैट रिएक्शन बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया। और वेट आपने अगर स्टार्टिंग में देखा रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद आपने जब वेट देखा, तो आपने ये पाया कि दोनों साइड जो वेट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों ही तरफ का वेट कैसा, इक्वल है। हेंस इट इज प्रूव दैट इन ए केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इससे क्लियर हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। सेकंड क्या कहा जा रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो सेकंड लॉ है तो उसको क्या कहा जा रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन उससे कहा जा रहा है, तो इसमें क्या कहा गया, स्टेट दैट इन ए केमिकल कंपाउंड the elements are always present in a definite proportion by mass. The elements are always present in definite proportion by mass. मतलब किसी भी एक केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं, किसी भी एक केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं, वो मास के अकॉर्डिंग ऑलवेज एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया अगर इसमें कि वाटर H2 always contain 2 element हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8 बाय मास। जैसा कि आप जानते हो 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक मास 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास जो है उसका 16 है। तो दैट मीन H2O में 2:16 में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2:16 दैट मीन 1:8। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8। तो क्या कहा गया, वाटर ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8 बाय मास। If 9 gram of water is decomposed, we get 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. तो अगर 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज होगा तो उसमें 1 ग्राम आपको मिलेगी हाइड्रोजन और 1 ग्राम मिलेगी आपको हाइड्रोजन, और 8 ग्राम मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन। अमोनिया ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें,
कि अमोनिया के केस में 1 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, 3 एक नाइट्रोजन का एटम रहेगा, मतलब एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसका एक एटम रहेगा, और हाइड्रोजन के कितने एटम रहेंगे, 3 रहेंगे, तो उसमें NH3 पाया जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो होगा, अगर हम मास की बात करें तो 3 हो गया हमारा हाइड्रोजन, और हमारा जो 1 हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, और नाइट्रोजन का होता है 14, तो 3:14 का रेशियो रहेगा मास में। तो फिलहाल कहा ये गया इसके माध्यम से, है ना, हम इसको साफ कर दे रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा बाद में नोट्स बनाओगे तो हेल्प मिलेगी। तो कहा ये गया इसके माध्यम से कि इन ए केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट है मास के अकॉर्डिंग एक डेफिनेट प्रपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो देखिए सच्चाई तो यही है कि सर जॉन डाल्टन से पहले ही हमारे भारतीय महर्षि कणाद जो थे, इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एटम के बारे में प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले एटम ना कह के कण कहा था, कण, कणाद। ठीक है, तो कण नाम दिया था इन्होंने, लेकिन बात यह है कि अच्छे प्लेटफॉर्म पर शायद डाल्टन साहब ही कह पाए, इसलिए इनको ज़्यादा तवज्जो दी गई और फिर इसे डाल्टन थ्योरी के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से भी। क्या कहा, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। डिवाइड नहीं किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगला पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। किसी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, किसी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो मास और सभी टाइप की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होंगे। लेकिन अगला क्या कहा गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं, दे हैव द डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टी। जैसे एक एलिमेंट नाइट्रोजन का है और दूसरा भी, एक एटम नाइट्रोजन का है और दूसरा एटम भी नाइट्रोजन का है, तो उन सब के मास और प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। अब हम कॉमन सी बात ले लें कि एक जो प्रॉपर्टी एक शक्कर के दाने में होंगी, वही प्रॉपर्टी दूसरे शक्कर के दाने में भी होंगी। वो भी मीठा होगा, वो भी हार्ड होगा, वो भी वाटर में सॉल्यूबल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो प्रॉपर्टी एक शक्कर के दाने में है, क्या वही प्रॉपर्टी एक यूरिया के दाने में भी होंगी? जो प्रॉपर्टी एक आयरन के एटम में है, क्या वही प्रॉपर्टी गोल्ड के एटम में होंगी? जो प्रॉपर्टी कार्बन में है, क्या वही प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के एटम में भी होंगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या कहा गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। अगला पॉइंट क्या कहा गया, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम है वो स्मॉल होल नंबर, जो छोटे होल नंबर जैसे कि NH3, सो 1:3 हो गया, H2O 2:2 होल नंबर, मतलब ऐसा नहीं होता कि H 2.5 N 3.7, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती, होल नंबर में ही रहते हैं, ये पूर्णांक में रहते हैं। सो एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। लास्ट क्या कहा गया, in a given compound the relative number and kind of atoms are constant. In a given compound the relative number and kind of atoms are constant. तो एक in a given compound, किसी भी एक कंपाउंड में रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम कौन, जैसे हमने आपसे कहा एक कंपाउंड है CH4, तो रिलेटिव नंबर जैसे इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, और काइंड ऑफ एटम कार्बन और हाइड्रोजन के एटम है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। कुछ भी, जैसे अगर आपसे कहा ग्लूकोज है C6, ग्लूकोज कहा C6H12O6, तो इसमें भी जो एटम है वो
नंबर ऑफ एटम, जैसे कार्बन के 6 हैं, कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो गिवन ए कंपाउंड द रिलेटिव नंबर भी कांस्टेंट होंगे और काइंड्स ऑफ एटम भी कांस्टेंट होंगे, वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, वही 6 12 और 6 का रेशियो रहेगा। तो ये आपकी डाल्टन थ्योरी कहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एटम, अब हम जाने जरा एटम के बारे में। क्या है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that may or may not exist independently and retains all its chemical properties। तो क्या है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि अकेला फ्रीली रह भी सकता है और नहीं भी। एक्चुअल में देखो मैक्सिमम का तो नहीं रहता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। और एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ, मतलब जो आप जानते हो, जितनी भी चीज़ों को आप इमेजिनेट कर सकते हो, उन सब में सबसे छोटा है, उन सब में सबसे छोटा होता है। अभी देखो, अभी की जानकारी दे रहे हैं आपको, इन फ्यूचर फिर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पायोन, मेसॉन, दुनिया भर की कहानी पढ़ने लगोगे तो वो बात आगे की आएगी। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, मेजरमेंट जो एटॉमिक रेडियाई का है वो नैनोमीटर यूनिट में किया जाता है। और 1 नैनोमीटर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर और 10⁹ 9 नैनोमीटर, और ठीक है, और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर ऑल्सो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ओके, the atomic radius of an atom of hydrogen is 10⁻⁻10 meter, the radius of a molecule of water is 10⁻⁻9 meter। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर चूँकि बहुत छोटी साइज़ के होते हैं, आपको इसमें पिक्चराइजेशन भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये CO2 हो गया, आर्गन है, नियोन है, ये अकेले रह सकते हैं क्योंकि इनर्ट गैस है। ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव हैं। CH4 हो गया, H2 हो गया, हीलियम हो गया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये इनर्ट गैसेस हैं, तो ये क्या होती हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए फ्रीली एग्जिस्ट हो जाते हैं और इस तरीके से एक कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। अब बात करेंगे हम सिंबल को, सिंबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर। बहुत से ऐसे हैं जिनके एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ही लेटर होता है, जैसे फ्लोरीन F हो गया, हाइड्रोजन H हो गया, आयोडीन I हो गया, नाइट्रोजन N हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, पोटेशियम K हो गया, सल्फर S हो गया, कार्बन C हो गया, बोरॉन B हो गया। तो कुछ तो एक ही होते हैं और कुछ में 2 होते हैं। ओके, इफ़ द सिंबल हैज़ ओनली 1 लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल, अगर एक ही लेटर है तो वो कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल। और अगर दूसरा है, इफ़ द सिंबल आर 2 लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। तो अगर एक ही आपका जो एक मतलब आपका एक ही लेटर है तो कैपिटल आएगा, और 2 है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, जैसे AL, CU, FE, PV एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी आपने क्या सीखा कि सिंबल में या तो सिर्फ एक ही आपका वो लेटर होता है तो वो कैपिटल रहता है, और 2 लेटर होते हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होता है। अच्छा, अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको लिखा कैसे जाता है, ये भी आपको हम ही बता दें। चलिए इसमें बताते हैं आपको कि जो फर्स्ट लेटर है, जैसे अभी आप कहोगे कार्बन C हो गया, तो कॉपर Cu क्यों हुआ, क्लोरीन Cl क्यों हुआ, क्रोमियम Cr क्यों हुआ, ठीक है, कोबाल्ट CO छोटा सा O क्यों हुआ। तो देखिए क्या होता है, जब पहला लेटर एक बार ले लिया जाए तो उसके बाद फिर जब और दूसरा नाम आता है तो फिर वो दूसरा लेटर स्मॉल ले लिया जाता है। जैसे बोरॉन एक बार B हो गया तो बेरिलियम Be होगा, बिस्मथ Bi होगा, ब्रोमीन Br होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें रूलिंग क्या रहती है कि पहला लेटर होगा तो उसे कैपिटल लिया जाता है, और अगर 2 लेटर होंगे तो पहला स्मॉल और दूसरा, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिया जाएगा, जो कि उसके नाम पे डिपेंड करेगा। अंग्रेजी में जैसे इंग्लिश में आप लिखोगे, जैसे हमने आपसे कहा कि क्रोमियम Cr,
कोबाल्ट, बिस्मथ Bi, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ब्रोमीन। तो पहले के साथ दूसरा स्मॉल ले लिया था, क्योंकि देखो अगर एक बार बोरॉन कैपिटल बी हो गया तो अब बिस्मथ भी बी होगा क्या, बेरियम भी बी होगा क्या, बेरिलियम भी बी होगा क्या, ब्रोमीन भी बी होगा क्या, नहीं। तो दूसरा लेटर क्या होगा, आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि किसी का नाम है सोडियम, सिंबल है Na, गोल्ड सिंबल है Au। तो क्या होता है कि इनके जो सिंबल हैं वो लैटिन लैंग्वेज के नाम पे लिए जाते हैं। एक्चुअल में सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, इसलिए Na आता है। गोल्ड को ऑरम कहा जाता है, इसलिए Au आता है। सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है, इसलिए Ag आता है। आयरन लोहा जो होता है उसको फेरम कहा जाता है, इसलिए Fe आता है। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है इनको। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि आप कहोगे कि जैसे आपसे कहा जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन को कैसे लिखते हो आप, CHALO, लेकिन आप कहोगे सर सिंबल में तो केवल Cl आता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएट जब आप करोगे इसको तो क्लो तो Cl सुनाई देगा आपको, क्लो, H का प्रोनाउंसिएशन आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसके सिंबल में क्या होगा, Cl आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बात हमें बतानी थी वो आपको बताई। ठीक है, अब इसके बाद आप सिर्फ इतने ही बात आज समझ लें केवल। ठीक है, आज आपको इतना जानना है केवल, आप इतने को पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, समय का सदुपयोग करिए, अपनी किताब को ज़रूर पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के लोगों को समझाइए, शासन के नियमों का पालन करिए, आवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं निकलिए, निकलना भी पड़े तो मास्क लगाकर निकलिए, घर आने पर हाथ मुंह अच्छे से साफ़ करिए, और कपड़ों को जिन्होंने आपने पैर रखा है उन्हें पहना हुआ है उनको आप आराम से रख दीजिए, और कम से कम उन्हें 12 से 15 घंटे तक फिर उन्हें टच ना करिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय माई की।